अच्छा फैसल सिद्दीकी साहब, अब आप ये बताएं कि ये जो बात हो रही है, जो हसन रज़ा पाशा साहब ने भी कही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे तनकीद तो की जा सकती है लेकिन जजेस की ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए, और इस पर वफाकी वजारत दाखिला ने आज एक JIT भी बना दिया। तो आपके ख्याल में JIT सही बनाई गई है? जो लोग जजेस की ट्रोलिंग कर रहे हैं और अब्यूज़ कर रहे हैं उनको, उनके खिलाफ कार्रवाई वाकई होनी चाहिए? देखिए, इन प्रिंसिपल तो इससे कोई डिसएग्री नहीं कर सकता कि किसी की भी ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए, इंक्लूडिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और उस पर कानून के मुताबिक एक्शन लेना चाहिए। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि ये इस वक्त क्यों हो रहा है, और मेरी नज़र में मुझे कोई शक नहीं है कि ये इस वक्त इसलिए हो रहा है कि जो लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं उनकी आड़ में इस जजमेंट की हर किस्म की डिसेंट को और क्रिटिक को रोका जाए। अच्छा, ये एक अटेम्प्ट है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है टू क्रिटिक एनी जजमेंट विच हैज़ बीन डिलीवर्ड, उसको कंट्रोल किया जाए और उसको सप्रेस किया जाए। और यूं ही होता है, एक बहाना बनाया जाता है कि जी हम तो क्रिमिनल एक्टिविटी और इलीगल एक्टिविटी के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, और उसी बहाने से सारी डिसेंट को सप्रेस किया जाता है। लेकिन अगर 1 मिनट आप मुझे दीजिए तो मैं ज़रा जो पाशा साहब ने बात की उसको, उस पर एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। जी देखिए, जो लोग इस जजमेंट की क्रिटिक कर रहे हैं उनको गलत लेबल किया जा रहा है कि वो कोई मॉरल क्रिटिक कर रहे हैं, या वो कोई इमोशनल क्रिटिक कर रहे हैं, या वो कोई पॉलिटिकल क्रिटिक कर रहे हैं। हम इन तीनों में से कोई क्रिटिक नहीं कर रहे हैं, हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल क्रिटिक कर रहे हैं। पाशा साहब ने जो बताया है पिटिशंस का, ये फैक्ट्स बिल्कुल इस तरह नहीं है, और अगर वक्त होता तो मैं एक्सप्लेन कर देता, लेकिन मैं और बुनियादी बात करना चाहता हूँ। जी देखिए, जस्टिस मुनीर से पूछा गया 1970 में उनके मौलवी तमीज़ुद्दीन के फैसले के बारे में कि आपने क्यों मौलवी तमीज़ुद्दीन की पिटिशन जो है वो डिसमिस की और फेडरल गवर्नमेंट की अपील अलाउ की। तो उन्होंने जवाब उसका ये दिया कि जी मैंने तो नहीं कहा कि गवर्नर जनरल की डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली ठीक थी और मौलवी तमीज़ुद्दीन जो कह रहे थे वो गलत था। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि जो मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब ने पिटिशन फाइल की थी वो जिस कानून के अंडर फाइल की थी उसको असेंट नहीं मिला था गवर्नर जनरल का, इसलिए वो पिटिशन इनकॉम्पिटेंट थी। तो देखिए, इस मुल्क में पिछले 70 साल से जमहूरियत और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को नुकसान इसी तरह पहुंचा है कि ये हाइपर टेक्निकल ऑब्जेक्शंस उठाए जाते हैं जुरिस्डिक्शन के हवाले से, मेंटेनेबिलिटी के हवाले से, जो इस केस में बिल्कुल गलत है, और फिर उससे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और डेमोक्रेसी की बुनियादें हिला दी जाती हैं जो इस जजमेंट ने हिला दी हैं। देखिए, जिस तरह सबात ने कहा, बहुत कमाल की बात की कि जो 89 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हामिद साहब, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहता है सिंबल्स के बारे में। वो कहता है सिंबल्स आर द सोल ऑफ एन इलेक्शन। ये रूह है एक इलेक्शन की, अगर आप सिंबल्स को निकाल दें तो आप रूह निकाल देते हैं। कोई जमहूरियत नहीं हो सकती इलेक्शन के बगैर, कोई इलेक्शन नहीं हो सकता पॉलिटिकल पार्टीज़ के बगैर, और पॉलिटिकल पार्टीज़ की पार्टिसिपेशन नहीं हो सकती इलेक्शंस में सिंबल्स के बगैर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, ये इमोशनल मॉरल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स नहीं हैं, और ये जजमेंट अपनी रीजनिंग में इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को वायलेट करती है। तो ये प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, लेकिन फैसल साहब ये भी तो एक जजमेंट की, फैसल साहब ये भी तो एक आर्गूमेंट दी जा रही है कि आज अगर इस जजमेंट का नुकसान जो है वो तहरीक इंसाफ को हुआ है, तो आने वाले वक्त में ये जजमेंट एक चेक एंड बैलेंस का किरदार अदा करेगी, और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो एक आई वॉश किस्म का इलेक्शन करवाती हैं, सारे उनके ऑफिस बेरर्स अनअपोज्ड हो जाते हैं, तो आइंदा से वो ऐसा नहीं कर सकेंगी और अल्टीमेटली इसका जमहूरियत को फ़ायदा होगा। देखिए, ये बहुत डेंजरस आर्ग्यूमेंट है हामिद मीर साहब, इसलिए क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टीज़ का फ्यूचर एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को पाकिस्तान में दे रहे हैं, द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी जो कारकर्दगी है पिछले 2-3 साल में, इट इज़ एनीथिंग बट इनकॉम्पिटेंट। उनसे 2022 में पूछा गया ड्यूरिंग द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कि आप इलेक्शन करवा सकते हैं, उन्होंने कहा हम नहीं करवा सकते।
वो लोकल बॉडी के इलेक्शन वक्त पे नहीं करवा पाए, वो 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया नहीं इलेक्शन कर पाए। अब आप पॉलिटिकल पार्टीज को भी इन लोगों के हवाले कर देंगे। देखिए, अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे, आई थिंक देयर आर अबाउट 167 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज। क्या आप सोच सकते हैं कि ये जो एक इलेक्शन कमीशन है जिसको नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली और लोकल बॉडी के इलेक्शन करवाने में इतनी मुसीबत होती है, ये रेगुलेट करेगा 167 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को? और इसीलिए आमिर मीर साहब 2009 ये इन्विजिज नहीं करता कि इलेक्शन कमीशन ये चेक कर सकता है कि पार्टीज में इलेक्शन दुरुस्त हुए या नहीं। ये सिविल कोर्ट का काम है। अच्छा, ये आप पहले भी कानूनी तौर पे उनको अथॉरिटी दी नहीं गई। अच्छा, अब हसन रज़ा पाशा साहब, मेरा एक सवाल ये है कि आप फैसल सिद्दीकी साहब का भी जवाब दें, लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसने पिछले साल इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि पंजाब असम्बली डिज़ोल्व हो गई, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डिज़ोल्व हो गई, 90 दिन में इलेक्शन करवाओ, और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवा सका, और पीटीआई को कहता है कि आपने मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन नहीं करवाया, आपका जो इलेक्शन सिंबल है वो हम कैंसिल कर रहे हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन जो खुद इलेक्शन नहीं करवाता सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, वो पॉलिटिकल पार्टीज से कैसे सिंबल ले सकता है? बिल्कुल, मैं सिद्दीकी साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। इन्होंने इलेक्शन कमीशन के 2 साल की कारकर्दगी की बात की है। मेरा ख्याल है कि अगर जब से 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बनना है उसके बाद से अब तक किसी इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी को ज़रा स्क्रूटनाइज कर लें कि कहाँ उन्होंने क्या क्या किया है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इलेक्शन कमीशन इनकॉम्पिटेंट हर दौर में रहा है, और हर दौर में उन्होंने ऐसा काम किया है कि हर इलेक्शन के बाद क्या खोया और क्या पाया, यही तकरार रहती है, और इलेक्शन कमीशन साइड पे होके बैठ जाता है और तमाशा देखता है। ये अपनी जगह पे ये मौजूद है, ये डेफिशिएंसी ऑन द पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन, जिसको मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाली जो पार्लिमान है उसको रिविज़िट करना पड़ेगा, इसके इख्तियारात के हवाले से भी और इसकी फंक्शनिंग के भी हवाले से। क्योंकि अगर एज़ इट इज़ चलता रहा तो किसी भी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस है वो सामने नहीं आएगी, और इंडिपेंडेंस का मसला बहरहाल हर दौर में, हर इलेक्शन में पाकिस्तान की आवाम को फेस करना पड़ा। अच्छा, फैसल सिद्दीकी साहब कह रहे हैं जी ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है बल्ले का निशान वापस लेने का, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखिए, मैं थोड़ा सा इनकी इस बात को इख्तलाफ करूँगा। अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस हवाले से कह रहे हैं? आर्टिकल 17 के हवाले से। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल 17 में बिल्कुल है और उसके हम भी दाई हैं, लेकिन आगे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू लॉ, और सब्जेक्ट टू लॉ में हर चीज़, हर लॉ आ जाता है। अगर एंटी टेररिज्म एक्ट आ सकता है तो इलेक्शन एक्ट 2017 भी आ सकता है, ये भी लॉ है। सबऑर्डिनेट लॉ बिल्कुल ज़रूर है, और सेक्शन 215 सब क्लास 5 अवेलेबल देयर एग्जिस्ट कर रही है। काश के पीटीआई के दोस्तों ने उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को चैलेंज किया होता, उसकी आइनी जो प्रोविजन है उसको चैलेंज किया होता कि क्या ये रह सकती है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसकी वायरस को जब चैलेंज करते और फिर कोई वर्डिक्ट आता कि यस सेक्शन 215 सब क्लास 5 अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स है, लिहाजा इसको स्ट्राइक डाउन करते हैं, जिस तरह के बाकी भी कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट के वर्डिक्ट्स आए हुए हैं। लेकिन अफसोस ये है कि इस पिटीशन में भी उन्होंने चैलेंज नहीं किया था। शायद इस पिटीशन में अगर चैलेंज होते तो इस जो जजमेंट है इसमें फिर उस नज़र से देखा जाता।